नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो विषय है वो ये है कि दिल्ली की आबकारी नीति, यानी कि दिल्ली की लिक्विड पॉलिसी, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली की जो लिक्विड नीति है, जिस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिस पर एलजी ने एक्शन लिया था और जिस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, पॉलिसी विड्रॉ करनी पड़ी। और विड्रॉ करने के बाद अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से एक्सपोज हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से सारी चीज़ों को छुपा रहे थे, वो जिस समय दिल्ली में गिरफ्तारी उनकी हुई और गिरफ्तारी के बाद वो जेल गए, और जेल के बाद जो हंगामा हुआ, आतिशी उसको संभाल नहीं पाई, सारी छुपी हुई चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगी, हाई कोर्ट में तमाम केसेस आने लगे। लेकिन इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आबकारी नीति को जाता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। आबकारी नीति में शराब की जो दुकानें उन्होंने खोल कर रखी थी, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, एक पर एक फ्री, ऑनलाइन घर पहुंचेगी, सब कुछ, वो आबकारी नीति पूरे देश में साउथ लॉबी उनके साथ मिल गई थी। हालांकि जो साउथ लॉबी मिली थी, मजे की बात यह है कि वहां भी सरकार चली गई, के कविता के पिता की सरकार चली गई। और इधर अरविंद केजरीवाल का हाल हम सब देख रहे हैं, एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं वो भी हम सब देख रहे हैं। और क्या भविष्य होगा ये तो 2 दिन बाद तय होगा। लेकिन इसी बीच में मजे की बात यह है कि जिस समय दिल्ली का चुनाव चल रहा था, उसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आबकारी नीति भी चेंज की। उन्होंने भी अपनी नई आबकारी नीति लेकर आए। और नई आबकारी नीति में योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कुछ नए आयाम तय हुए। जो खरीद फरोख्त की बात है, जैसा चल रहा था वैसा सब चल रहा। लेकिन पारदर्शिता किसको कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति बता रही। कैबिनेट की जो सूचना है, हालांकि अभी तो वो हाउस जिस समय 19 फरवरी से लगेगा, 18 फरवरी से लगेगा, और हाउस में जो चेंजेस आएंगे वो बात की बात है। मतलब हाउस से मतलब जब जो विधानसभा में आएंगे वो बात की बात है। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने आबकारी नीति में ठेकेदारी प्रथा, आबकारी नीति में जो गैंगवार, आबकारी नीति में जिस प्रकार से सिंडिकेट काम करता था, वो सब सिंडिकेट ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अगर कोई व्यक्ति सिंडिकेट बनाकर काम भी करना चाहेगा तो वो बहुत समय तक नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा कर सकता है तो अपने नाम दुकान ले लेगा, अपनी पत्नी के नाम दुकान ले लेगा, एक आध बच्चों के नाम दुकान ले लेगा। मैक्सिमम अगर उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 5-7 दुकानों का खेल हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब यह तय किया है कि एक शहर में एक व्यक्ति के पास, एक जिले में एक व्यक्ति के पास एक ही दुकान आवंटित होगी, पहला नियम। अगर उसको और ज्यादा दुकानें लेनी है तो पूरे प्रदेश में मैक्सिमम 2 दुकानें अलॉट हो सकती हैं। मतलब शराब की दुकानें केवल 2 अलॉट हो सकती हैं पूरे प्रदेश में, और जिले में केवल एक दुकान अलॉट होगी। इसके अतिरिक्त ऑफिशियल इंटरवेंशन खत्म कर दिया गया। आबकारी नीति के मामले में ये कहा जाता था, दुकानों के आवंटन के मामले में, शराब की दुकानों के आवंटन के मामले में, कि मोस्टली लीडर्स, मोस्टली नेता या उनके चमचे, उनके परिवार के लोग आबकारी की मतलब शराब की दुकानें लेते थे, सरकारी दुकानों का ठेका वो उठाते थे। और बहुत सारे लीडर्स, जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता श्री प्रकाश जायसवाल की। श्री प्रकाश जायसवाल होम मिनिस्टर रहे, श्री प्रकाश जायसवाल देश के बड़े नेता माने गए, श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के बड़े नेता माने गए। 10 साल की सरकार चली थी, बड़े बड़े ओहदों पर रहे। उनका सारा का सारा खेल कानपुर में, ऐसा कहते हैं, मैं तो कंफर्म नहीं करके बता सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि वो इसी खेल के माहिर थे। बहुत सारे लोग अलग अलग खेलों के माहिर होते हैं। जैसे कि अगर बात कही जाए कि समाजवादी पार्टी किसकी माहिर है, तो वो कोऑपरेटिव की माहिर थी। मैं बात करूं अगर शरद पवार की, तो शरद पवार कोऑपरेटिव के ही खिलाड़ी थे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। श्री प्रकाश जायसवाल के मामले में इसके खिलाड़ी के रूप में जाने गए। लेकिन इन लोगों का ये औधा शराब व्यापारियों का इसलिए बढ़कर आता रहा क्योंकि इनके पास बहुत सारी दुकानें होती थी। ये पूरे प्रदेश में ठेके उठाकर फिर छोटे दुकानदारों को देकर और अपने पट्टीदार बिठाया करते थे। लेकिन वो इन ठेकों में बड़ा खेल खेलते थे। और चूंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा, असली नकली शराब का भी खेल बड़ा है,
दुकानों का खेल बड़ा है, पाबंदी के समय पर बिक्री में करप्शन का खेल बड़ा है। इसलिए भाई पैसा ज़्यादा पैदा होता है तो आज की पॉलिटिक्स तो ऐसी हो गई है कि आपके पास धन है तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, टिकट खरीद लाइए, क्योंकि टिकट की बिक्री हो रही है। केजरीवाल तो पूरे देश में टिकटें बेचते हैं, पंजाब में भी टिकटें बेची, दिल्ली में इस बार क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ वो टिकटें तो कुछ पार्टियां, और कुछ पार्टियां क्या लगभग सभी पार्टियां कुछ टिकटें तो बेचती ही है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई पार्टी का खर्चा, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार पार्टियां हैं वो भी पार्टी का खर्चा कहाँ से निकालेंगी, क्योंकि सरकार में रहते हुए तो करप्शन किया नहीं। तो फिर ये आबकारी नीति का ये जो चक्कर है, इनका खेल खेलने वाले लोग जैसे राज्यसभा की कुछ सीटें खरीद लें, कुछ लोकसभा की टिकटें खरीद लें, ऐसे आरोप लगते हैं। चूंकि अपने को पॉलिटिक्स का अंदर बहुत कुछ नहीं मालूम रहता है, लेकिन हाँ ये आरोप लगते हैं, लोग जिस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, सत्यता कितनी है ये बात अलग है। अब उत्तर प्रदेश में इन लोगों की दुकानें बंद होने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि अधिकारियों के साथ मिलकर, जो खेल अभी तक होता था अधिकारियों के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर खेल हो नहीं सकता, क्योंकि अब ई ऑक्शन होगा। ई ऑक्शन का मतलब ये है कि आप अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद वो ऑक्शन खुद कर लेंगे। हालांकि ई ऑक्शन भी सही से हो पाता होगा आज के करप्शन के समय पर, इसमें थोड़ी मुझे डाउट लगता है। इसलिए डाउट लगता है क्योंकि ई ऑक्शन कहने में तो लगता है, हकीकत यह है कि किसी न किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया होगा, कोई ना कोई तो कोड उसका लिख रहा होगा, कहीं ना कहीं तो खेल हो ही सकता है, किसी न किसी के हाथ में तो मैनेजिंग होगी ही होगी, कोई ना कोई तो निर्णायक लिस्ट बना ही रहा है। जब यूनिवर्सिटियों के अंदर जो डेटा एंट्री करने वाले या जिसके पास मार्कशीट बनाने की जिम्मेदारी होती, वो सारी कॉपी चेक होने के बाद खेल कर लेता और मार्कशीट दूसरे नंबरों के साथ निकल आती, खेल तो होता ही है। इसलिए इसमें भी थोड़ा मुझे लगता है कि दिमाग लगाने की आवश्यकता और पड़ेगी। और मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं, उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, उन्होंने सारे प्रिकॉशंस बरते होंगे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि ई ऑक्शन होगा, किसी फेस टू फेस नहीं होगा, फेस टू फेस आवंटन ही नहीं होगा, ऑक्शन होगा, क्लिक करिए, जिसका निकल आएगा उसका हो जाएगा, उसके पास मैसेज चला जाएगा, उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, और उससे पहले की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी कर ही दी जाएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर ही दिया जाएगा। इसलिए आप एक तरफ देखकर देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से विजय नायर ने पैसा लिया और वो किया, और वो गोवा का चुनाव लड़ा गया, उसका गुजरात का चुनाव लड़ा गया, ये सब कुछ बड़ा खेल हुआ था, पैसा तो खर्च हो गया, जिस पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कहते पैसा तो मिला ही नहीं, झुंझुना मिला। कहाँ झुंझुना मिला? झुंझुना मिला मनीष सिसोदिया के लॉकर में। इसका मतलब ये है कि लॉकर खाली करते समय जानबूझकर झुंझुना रखा गया होगा, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो उनको झुंझुना मिले। नहीं तो कोई लॉकर लेकर उनमें झुंझुना रखता है क्या? लॉकर की फीसें इस समय इतनी ज़्यादा हैं, आप सोच के देखो कि 2,500-3,000 रुपया एक छोटे लॉकर महीने में लेता है, बड़ी बैंकें 2,500-3,000 रुपया मनीष सिसोदिया केवल झुंझुना रखने के लिए रख रहे होंगे। ये बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल का रहा होगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पैसा मिला नहीं, झुंझुना मिला, इसलिए वो क्लेम है कि जब जब धन रिकवर नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन करप्शन करके चुनाव लड़ लिया गया वो तो सामने आया ही है। हवाला से पैसा ट्रांसफर हुआ वो तो सामने आए। जितना फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था, उतने ही ज़्यादा गवाह और उतने ही ज़्यादा सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस बनाकर इनका केस तैयार हुआ, इसलिए उसमें समय भी लगने वाला है। और यही कारण था, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनलिमिटेड टाइम तक हम इनको ट्रायल पर नहीं रख सकते, क्योंकि 500 लोगों की गवाहियां होनी हैं, इसलिए नहीं रखा जा सकता। 500 लोगों की गवाहियां और लाखों पेज की चार्जशीट, ये लंबा समय लगने वाला है, इसलिए उनको बेल दे देनी चाहिए। इसलिए बेल नहीं देनी चाहिए कि केस कमजोर है, इसलिए बेल नहीं देनी चाहिए कि केस में जान नहीं, इसलिए बेल देनी कि लंबा समय तक रहेगा, तब तक ट्रायल में क्या जेल में ही रखेंगे। और आज के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना,
उनका प्रोजेक्ट यही है कि जेलें खाली करेंगे, पुराने केसेस सेटल करेंगे, क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी खत्म कर देंगे, जिनकी रेलेवेंसी नहीं बची, जिनमें अबेट हो चुका है एक्यूज्ड भी, वो सब खत्म करके उनको कर देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें सिविल केसेस तो अर्जेंसी वाले ही सुने जा रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल केसेस पुरानी पेंडेंसी खत्म की जा रही। ऐसी परिस्थिति में जब कोर्ट ने अपना मोटो बना लिया हो कि हम जेल खाली करेंगे और लोगों को बेल ग्रांट करेंगे, बेल इज ए प्रोसीजर और जेल इज अ एक्सेप्शन, ऐसा नियम बना दिया हो, अरविंद केजरीवाल उनके लाभार्थियों में सबसे पहले लाभार्थियों में अरविंद केजरीवाल ही रहे होंगे। इसलिए यहां पर जो योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी मुझे लगता है कि पूरे देश को समझनी चाहिए, पूरे देश को देखनी चाहिए कि अगर किसी एक व्यक्ति के नाम दुकान अलॉट होगी तो पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 दुकानें अलॉट हो सकती हैं, और एक जनपद की बात करेंगे तो केवल एक दुकान अलॉट हो सकती है, वो भी सारी की सारी ई ऑक्शन से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पूरा करके ई ऑक्शन से अलॉट होगी। वो किसी अधिकारी की सेटिंग, पॉलिटिकल पावर, मिनिस्ट्रियल पावर, सेक्रेटरीट की पावर और जिस प्रकार की धन की पावर, पैसे की पावर, बल दल शक्ति जो भी है, उसका इस्तेमाल होना अब बहुत कठिन काम हो गया है। मैं ये तो रूल आउट नहीं कर सकता कि वो खत्म हो गया, लेकिन हाँ, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, वो पहल अपने आप में ये बता रही है कि उनके मन में कितनी स्वच्छता है, वो कितना क्लीन करना चाहते हैं चीज़ों को। ये अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए और पूरे देश के प्रदेशों में जहां आबकारी नीति का खेल चलता है, उनको समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।